नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है एनडीटीवी के खास शो इलेक्शन कैफ़े में। मेरे साथ पुण्येंदु जी हैं। बहुत बहुत स्वागत पुण्येंदु जी आपका। धन्यवाद अश्विन, और धन्यवाद हमारे दर्शकों का जो हमें देख रहे हैं इस वक्त। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस चुनाव में जिस मुद्दे की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की चर्चा है कि वो पूरे जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, तो बीजेपी की तरफ से जो चेहरा है वो सिर्फ एक है, वो पीएम मोदी का चेहरा है। तो इस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। क्या ये जो बीजेपी ने जुआ खेला है कि लोकल जो स्टेट लेवल की लीडरशिप को प्रोजेक्ट करने के बजाय पीएम मोदी को प्रोजेक्ट करने का, उसका इलेक्शन रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उन सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कल की सेमीफाइनल मैच में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है, फाइनल पहुंच गई है, उसी तरीके से ये सेमीफाइनल है। जो 5 विधानसभा चुनाव है, लोकसभा के पहले के एक तरीके से सेमीफाइनल है। इसमें पता चलेगा कि फाइनल में कैसा प्रदर्शन होगा या फाइनल में क्या प्रदर्शन हो सकता है। तो सेमीफाइनल की शुरुआत हो चुकी है। 2 राज्यों में चुनाव हुए हैं, छत्तीसगढ़ में पहले चरण में और मिजोरम में पूरा हो चुका है। कल यानी 17 तारीख को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण का चुनाव है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य दोनों ही राज्य बड़े महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। उसके बाद 2 राज्य बचेगा, राजस्थान और तेलंगाना का। तो सेमीफाइनल में जैसा कल तो इंडिया जीत गई है, इंडियन क्रिकेट टीम। अब कल कौन जीतेगा, इंडिया अलायंस या एनडीए, इसका फैसला 3 तारीख को होगा। अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राज्य जाते हैं और एक सिर्फ मोदी चेहरा है। अब वो राज्य का कोई चेहरा नहीं है, कोई प्रधान मुख्यमंत्री का पद का उम्मीदवार नहीं रह गया है। सब मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वहाँ पे अब खुला छूट है कि कोई भी जीतेगा, कोई भी बन सकता है। और एक ही ये नेता है जिसके दम पे लड़ा जा रहा है। उसके क्या मायने हो सकते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन अब एक समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो जो मोदी लहर 2014 वाली है, क्या कांग्रेस भाजपा को अभी भी लगता है कि वो उसी लहर के हिसाब से अभी भी चुनाव जीत सकती है? देखिए अश्विन, क्या है कि अगर हम विधानसभा वार आंकड़ों को देखें तो पिछले बार इन सभी राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर था। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। ये बात अलग है कि मध्य प्रदेश में वो एक बहुत ही बहुमत के मतलब पूर्ण बहुमत उन्हें उस ढंग से नहीं मिला था, और जिसके बाद 15 महीने बाद उनकी सरकार चली भी गई ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद। लेकिन आपने जो सेमीफाइनल की बात की और फिर फाइनल की बात की, तो इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन खराब था। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आए और जो पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, तो उनमें जस्ट विपरीत प्रदर्शन हुआ। मतलब जहां पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप किया था, 90 में 68 सीटें जीती थी, उस राज्य की 11 लोकसभा सीटों में कांग्रेस ने को महज 2 सीटें मिली और 9 सीटें बीजेपी के हिस्से आई। जबकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते, कम से कम छत्तीसगढ़ के लिए तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस वहां लोकसभा की सीटें कांग्रेस अच्छी सीटें निकालेगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ, क्योंकि मोदी के चेहरे के सामने दूसरे चेहरे नहीं चले। तो बीजेपी शायद, मैंने जो उदाहरण छत्तीसगढ़ का दिया, बीजेपी शायद इस उम्मीद में है कि अगर हम, चूंकि हिंदी भाषी राज्य हैं, यहाँ पर मोदी की लोकप्रियता तो खैर पूरे देश में ज़्यादा है पीएम मोदी की, लेकिन जो एक कम्युनिकेशन की बात है, हिंदी भाषी राज्यों में वो कम्युनिकेशन लेवल और बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा कि कर्नाटक में भी कांग्रेस बीजेपी ने ये प्रयोग आजमाया था कि किसी स्थानीय चेहरे के बजाय उन्होंने पीएम मोदी के चेहरे को प्रोजेक्ट किया। लेकिन कर्नाटक में एक जो लिमिट, एक रेस्ट्रिक्शंस हैं कि बहुत सारे लोग हिंदी को उस तरीके से नहीं समझते हैं, खासकर जो साउथ कर्नाटका का इलाका है। तो आप ठीक है, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन लोगों को वो भाषा भी तो समझ में आनी चाहिए। लेकिन ये जो खासकर जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हम बातें कर रहे हैं, ये हिंदी भाषी राज्य है और यहाँ पर पीएम मोदी का कनेक्ट साउथ की तुलना में यहाँ इन राज्यों में ज़्यादा है। तो बीजेपी के लिए एक बड़ा वो है कि क्या पीएम मोदी का चेहरा प्रोजेक्ट करके हम जो एक्सपेक्टेड, जो देखिए इंटरनली पार्टियां जानती कि हम कैसा कर रहे हैं, क्या हम उस लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं, क्या हम उससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, भले ही सरकार बनाने लायक सीटें आए या ना आए। 2 तरह का रिजल्ट होगा। एक तो इनकी इंटरनल असेस में हमें कितनी सीटें आ रही हैं, अगर पीएम मोदी का चेहरा प्रोजेक्ट करके हम वो सीटें बीजेपी क्रॉस करती है तो जाहिर सी बात है वो फायदे में है। मतलब ये ऐसा सेमीफाइनल है जिसमें जो टीम जीतती है सेमीफाइनल में, लेकिन फाइनल में हार जाती है। तो फाइनल मतलब लोकसभा चुनाव, जहाँ पे हमने देखा है कि बीजेपी की बहुत प्रचंड जीत हुई थी पिछली बार। एक सवाल ये भी है कि ये पिछली बार के टर्म में, पिछली बार, उसके पिछली बार में बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में जीती थी और फिर लोकसभा में जीती। हाँ,
तो हाँ ठीक है, लेकिन ये कांग्रेस के रेफरेंस में तो ये बात नहीं लागू हुई कि चुनाव जीतकर भी वो लोकसभा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है लेकिन एक भी सीट लोकसभा की नहीं जीत पाई। हाँ। मध्य प्रदेश में सिर्फ कमलनाथ ही अपना गढ़ छिंदवाड़ा बचा पाए, उनके मतलब बेटे चुनाव नकुलनाथ लड़े थे, तो बाकी सीटें सारी हार गई। तो देखिए एक चीज़ और पूछना है, ये है दो चीज़ हैं, दो पहलू हैं प्रधानमंत्री के मोदी के चेहरे को जो प्रोजेक्ट करने का। एक तो ये कि क्या इसका मतलब ये है कि जो लोकल लेवल पे बगावत होती है, जो गुटबाजी होती है, उसको कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया गया है भाजपा में। दूसरा, भाजपा ये नहीं चाहती कि कोई भी मुख्यमंत्री उस प्रधानमंत्री के कद का कोई बन पाए कभी भी। आपको क्या नज़र आता है, गुटबाजी खत्म करने का फ़ायदा नज़र आता है, या उस कद्दावर का, उस कद का नेता कोई भाजपा में उभर ना पाए जो आगे चल के मोदी शाह के जो रिजीम है उनको एक टक्कर दे सके? आपको क्या नज़र आता है इसके पीछे स्ट्रेटेजी? अब ये तो एक पार्टियों का आंतरिक मामला होता है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आप कितना भी अनुशासन और उसकी बातें करें, लेकिन व्यक्तिगत हित भी होते हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, और पार्टियों में मतलब गुट तो होते ही हैं। तो ये बात सही है कि कोई भी नेता ऐसा क्यों चाहेगा कि कोई हमारे बराबर कद का हो। और तो वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर हो सकता है। और मोदी और शाह की जो जोड़ी है उस पर खासकर कांग्रेस तो लगातार आरोप लगाती है कि भाई ये दो नेताओं की पार्टी हो गई है। तो विपक्षी दल तो आरोप लगाते ही हैं, और देखिए सारी पार्टियों में है ये, कांग्रेस में भी मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार अपने पार्टी के होल्ड को कमज़ोर होने देगा। हाँ। वो भी चाहेगा कि पार्टी पे हमारा होल्ड बने, भले ही वो चेहरा खुद ना हो, जैसे वो पीएम नहीं थे, लेकिन पार्टी पर होल्ड तो उनका रहता ही है। तो वो सारी पार्टियों में, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी की बात है, सभी पार्टियों में जो जिसके हाथ में कमान है वो अपनी कमान को लूज़ नहीं करना चाहेगा। लेकिन बात यहाँ पर हम इन जो खासकर 3 राज्यों की कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बड़े ही लंबे समय से, खासकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री थे। अब आप एक ही चेहरे को 15-20 साल से अगर आप देख रहे हैं तो एक स्वाभाविक जो एक एंटी इनकम्बेंसी होती है वो कहीं ना कहीं काम करती है। और पिछली बार आपने देखा कि रमन सिंह के प्रति नाराजगी थी और तब भूपेश बघेल को मौका मिला। शिवराज सिंह का भी देखिए, ऐसा नहीं कि शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता अभी ऐसी नहीं है, लेकिन वो चार्म पहले वाला नहीं रह गया। और रही बात मुकाबले की, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा किसी भी स्टेट लेवल के लीडर से आज की तारीख में कहीं ज़्यादा है। लेकिन जैसे बताया इन्होंने, लेकिन आप देखिए अगर राजस्थान में, वहाँ पे कई गुट हैं, सिंधिया का एक गुट है, गुटबाजी सबसे ज़्यादा वो शायद राजस्थान में ही है, और ओपन कई बार दिखता भी है। और एमपी में चले जाएं तो एमपी में इतना गुट नहीं, लेकिन एमपी में भी डिवाइड है नेताओं के बीच में। तो महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा हैं, गुट का शायद उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं। लेकिन राजस्थान की राजनीति में आज भी बीजेपी वसुंधरा को उस ढंग से नाराज करके चुनाव नहीं लड़ना चाहेगी। तो वो एक बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वसुंधरा को कैसे वो टैकल करते हैं। तो इसलिए भी कह सकते हैं कि शायद प्रधानमंत्री या बीजेपी की ये रणनीति रही हो कि गुटबाजी को कैसे मिनिमाइज कर सके, इसलिए उन्होंने एक पीएम मोदी का फेस वहाँ पे लेके आए और वो उस चेहरे पर लड़ रहे हैं। आज बहुत सारे आवाज़ आ रही होगी आपको हमारे कैफ़े में, काफ़ी लोग खाना वाना खा रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अभी बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। जो बात हुई कि मोदी के चेहरे का कितना इम्पैक्ट है, उसका एक उदाहरण है ये 2 राज्य का। एक है 2018 के चुनाव का छत्तीसगढ़ का, और एक 2019 का चुनाव, लोकसभा चुनाव है, उसको हमने विधानसभा वार बांटा हुआ है। तो 2014 का 18 का इलेक्शन ये बताता है कि कांग्रेस ने 58 सीटें जीती थी 90 में से, और भाजपा ने 15 सीटें 68 और 15 सीटें का आंकड़ा था। अगर इसी आंकड़े को हम लोकसभा बाय विधानसभा में करें, मतलब LS बाय VS में करें, तो बीजेपी को मिल जाता है 66 और कांग्रेस को मिलते हैं 24। यानी कि मोदी का आंकड़ा पलट सा जाता है। और आप मज़ेदार बात देखेंगे कि जो वोट फीसद में अंतर, जो कांग्रेस 10% ज़्यादा, विधानसभा में कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले थे, वही उल्टा हो गया, लोकसभा में बीजेपी को कांग्रेस से 10% ज़्यादा वोट मिलते हैं। अच्छा, एक मज़ेदार बात आपने देखी कि विधानसभा में जो अन्य दलों को भी कुछ वोट परसेंट मिल रहे थे, लेकिन लोकसभा में आके बिल्कुल बाइपोलर हो जाता है। और विपक्षी पार्टियां, मतलब कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो गैर छोटी पार्टियां हैं, 2 गैर कांग्रेस बीजेपी दल है, वो 10% के अंदर सिमट जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जनता के मन में क्लियर है, एक तो भाजपा, एक कांग्रेस, कोई अदर पार्टी नहीं है। मतलब अगर बात लोकसभा चुनाव की हो तो वो बाइपोलर होने लग गया है, चाहे एनडीए चाहे इंडिया, उसके अलावा जो आगे पीछे है उससे कोई मतलब नहीं जनता को, जो आंकड़े भी दिखाते हैं। और जो बात पहले हमने की कि क्या मोदी के चेहरे से फ़ायदा होगा, तो आंकड़े तो दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छे से कि बहुत बम्पर फ़ायदा हो रहा है।
उसी तरीके से राजस्थान पे चले जाइए, राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही आंकड़ा था कि विधानसभा में 101 सीटें जीती थी कांग्रेस गठबंधन ने और भाजपा को मिली थी 73 सीटें। अगर इसी को आप लोकसभा की चुनाव के हिसाब से देखें तो बीजेपी को मिल रही है 176, मतलब प्रचंड जीत बोला जाए इसको, तो लैंडस्लाइड विक्ट्री कहा जाए, से भी प्रचंड जीत है ये। और कांग्रेस को मिली 16 सीट, 16 सीटें, मतलब 25 में और 0। आप उसको अगर वोट परसेंट के लिए देखिए, विधानसभा जो राजस्थान के चुनाव 2018 थे, कांग्रेस और बीजेपी महज 1% का गैप था, लेकिन यही लोकसभा में जब बीजेपी को बढ़त मिली तो ये अंतर आपका बढ़ के जो है ये तकरीबन 24% ज्यादा वोट बीजेपी को 58% से ज्यादा वोट मिले। और जबकि मुश्किल से 5 महीने के समय में इलेक्शन हुआ है, लेकिन इतना परसेंट 24% बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत बड़ा अंतर था, और खुद मतलब कांग्रेस 25 में से एक सीट नहीं जीत पाई। सीएम अशोक गहलोत अपनी जो होम कॉन्स्टिट्यूंसी, उनके बेटे जो चुनाव लड़ रहे थे, वो खुद पैबा गहलोत भी नहीं जीत पाए वहाँ। तो ये दिखाता है कि चीज़ें कैसे बदलती हैं। तो सेमीफाइनल और फाइनल का इक्वेशन भी हमें कहीं ना कहीं समझ में आता है। देखिए हम लोग भी देखिए मीडिया में हम लोग भी बोलते हैं ये सेमीफाइनल है वो है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार वो रिफ्लेक्शन उस तरह से हो। हाँ, ये चुनाव का सेमीफाइनल अलग तरीके का होता है, मैच क्रिकेट मैच का सेमीफाइनल अलग तरीके से होता है। अब बात कर लेते हैं एमपी का। एमपी में जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए थे 2018 के दिसंबर महीने में, वहाँ पे कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, बीजेपी को 109, और इन दोनों के वोट प्रतिशत में मात्र 0.8% का फर्क था। लेकिन अगर आप लोकसभा के चुनाव को विधानसभा वार देखें तो 208 सीटें भाजपा जीती। आप समझ सकते हैं कि 230 में से 208 मतलब कि एक सब कुछ जीत गया। जैसे आप राजस्थान के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वही लगभग वही जो राजस्थान का हाल था वही मध्य प्रदेश का हाल था। अंतर इतना था कि भाई वहाँ अशोक गहलोत अपने बेटे को नहीं जीता पाए, यहाँ कमलनाथ अपने बेटे को जिताने में काम रहे। तो ये एक उपलब्धि जो है ये कांग्रेस को मिली कि भाई कम से कम बेटा जो जीत गया। देखिए पर इसका मतलब ये साफ साफ है कि हो सकता है भाजपा ने पहले ये ट्राई ना किया हो मोदी के चेहरे को प्रोजेक्ट करके विधानसभाओं में, लेकिन इस बार उनको पता था कि अगर करेंगे, शायद उन्होंने भी डेटा पढ़ लिया उनका लोकसभा का परिणाम कैसा था, इसलिए वो शायद इसको तैयार कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल बस आखिरी ये है, हम इसी से एंड करेंगे कि मोदी का चेहरा आप यूनिवर्सल चेहरा नहीं बना सकते। आप लोकल बॉडी का इलेक्शन हो तब भी मोदी का चेहरा दिखाएं, पंचायत का चुनाव हो तो भी मोदी का चेहरा दिखाएं, लोकसभा हो तो भी मोदी, और विधानसभा हो तो मोदी के चेहरे को लोग पसंद करते हैं। लेकिन एक सवाल ये है, देखिए बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है आज हम पीएम मोदी। बीजेपी अपनी सारी कमियां जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के पीछे ढक लेती है, मोदी के चेहरे को आगे करके। अब सवाल ये है कि विपक्षी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो उसको कैसे टैकल करें। जाहिर सी बात है जो उनका सबसे बड़ा अस्त्र है उसको तो वो चलाएंगे, और उनका सबसे बड़ा अस्त्र आज की तारीख में पीएम मोदी का नाम है। कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने इसको टैकल किया है, या पिछले 2 चुनावों में जिस तरह से आम आदमी पार्टी इसको करती है, पंजाब हो जाए वो अब सवाल है आप स्थानीय मुद्दों, जब राज्यों के चुनाव हो तब आप स्थानीय मुद्दों को कैसे उठाते हैं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको मतदाताओं के दिमाग में विपक्षी पार्टियां जहां ये मैसेज देने में कामयाब रही कि भाई इस राज्य में तो पीएम मोदी सीएम नहीं बनने वाले हैं ना, तो वो उनको, और आप स्थानीय चेहरों को आगे कर करके पार्टियां जो है, जैसे जहां पे कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व तो मजबूत है वहां आप देखेंगे कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। राजस्थान में आप उनकी सरकार आई है, या मध्य प्रदेश में भी उनके पास कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता, इवन और भी कुछ क्षेत्रवार स्थानीय स्तर पे अच्छे नेता हैं। छत्तीसगढ़ में उनके पास भूपेश सिंह बघेल हैं, टीएस सिंहदेव है। मैं एक सवाल ये बस है कि आप जब प्रधानमंत्री का चेहरा लाते हैं ना तो जनता के मन में कोई इफ बट नहीं होता है, वो एक तरीके से मान के चलते हैं कि ये भाजपा है और भाजपा को ही वोट करना है जब भी मोदी का चेहरा आता है। इसलिए हम देखते हैं कि विधानसभा और लोकसभा एक बम्पर जीत मिलती है। लेकिन एक समझने की फेर ये है कि विधानसभा चुनाव मतलब आपकी सड़क, आपके घर के सामने की रोड, आपका नाला, आपका पानी, ये समस्या कौन सुलझाएगा? क्या मोदी आएंगे या भाजपा आएगी? इस चीज़ को क्या जनता नहीं समझ पाती है? जनता इसको समझते हुए भी वोट करती है। देखिए क्या बीजेपी का एक तो सीधा है डबल इंजन की सरकार, वो स्टेट्स में जाकर के ये देते हैं कि भैया हम जो पैसे भेज रहे हैं केंद्र से उसका सबसे बेहतर उपयोग तब होगा जब राज्य में भी हम रहेंगे। अगर राज्य और केंद्र दोनों मिल करके एक पेज पे काम करेंगे तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा। ये उनकी स्ट्रेटजी है। लेकिन अपोजिशन दूसरी तरह से टैकल करता है। अब जैसे कांग्रेस ने कर्नाटका में बहुत अच्छे तरीके से चुनाव को लोकल मुद्दों को कहीं लोकल स्थानीय मुद्दों को उठाया, भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया, एंटी इनकम्बेंसी जो थी, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो वहाँ की जो लोकल लीडरशिप को
थोड़ा इग्नोर जो किया गया, खासकर लिंगायत लीडरशिप को, वहाँ पर जो स्थानीय नेता थे वो लगातार मांग करते रहे कि आप एक लिंगायत चेहरे को घोषित करिए कि सीएम बनेगा, एक लिंगायत कम्युनिटी से कोई सीएम बनेगा। वो बीजेपी ने नहीं किया अंत में, लेकिन अब देखिए उसकी भरपाई उनको करनी पड़ रही है। तो अब येदियुरप्पा के बेटे को उनको वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाना गया। क्या ये मान सकते हैं, क्या ये मान सकते हैं कि इन जो राज्य चुनाव हो रहे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे तेलंगाना, वहाँ सीएम फेस या सीएम पद के लिए कोई व्यक्ति को ना खड़ा करके बीजेपी अपना भी डेंट कर रही है, जैसा कि कर्नाटक ने सिखाया है कि आपको डेंट मिल सकता है, भले ही आपके पास कितना मोदी का चेहरा क्यों ना हो। देखिए बात यह है कि यहाँ पर जो राजस्थान की तो हमने बात की, वहाँ गुटबाजी है। अगर वहाँ मुझे लगता है बीजेपी के आंतरिक उनका जो रिपोर्ट होगी कि अगर वो वसुंधरा को बहुत खुलेआम प्रोजेक्ट करते तो दूसरे जो उनके विरोधी खेमे के नेता वो कहीं ना कहीं नाराज। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में पिछली बार रमन सिंह की जो लोकप्रियता कहीं ना कहीं कम हुई है, मतलब और वो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री थे, इनकम्बेंट थे, और वो पार्टी अब उसके हारने के बाद ना उनको बहुत प्रमोट उस ढंग से अब नहीं कर रही जिस तरह से पार्टी, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ में ओबीसी और ट्राइबल ये दो बड़े फैक्टर हैं। तो फिर इसका मतलब ये है दोनों ही उसमें कास्ट कॉम्बिनेशन में रमन सिंह फिट नहीं बैठे। एक चीज़ ये है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने राजस्थान बताया, वहाँ गुटबाजी इसलिए पीएम का चेहरा ठीक है। छत्तीसगढ़ में इसका मतलब ये है कि भाजपा नेतृत्व के पास पार्टी का कोई नेता ही नहीं बचा वहाँ पे, इसलिए मोदी का चेहरा लाया गया। नहीं, वहाँ पर चूंकि पीएम मोदी जाहिर सी बात है खुद ओबीसी कम्युनिटी से है, तो उनको लगता है कि भाई ये हमारा ओबीसी कार्ड, और जिस तरह से ट्राइबल उसको लेगा, आपने देखा इस पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का ट्राइबल रीजन में सबसे ज़्यादा दौर है, चाहे वो मध्य प्रदेश में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, राजस्थान में देखिए, क्योंकि पिछली बार आदिवासी मतदाताओं की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। अभी आपने देखा कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री, मतलब कल की बात ही है कि वो बिरसा मुंडा की जयंती मनाने वहाँ गए थे और आदिवासियों के लिए तमाम घोषणाएं हुई हैं। तो लगातार वो उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि कहाँ, और भी बार बार वो बताते हैं कि हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। आप ये कह रहे हैं कि वो छत्तीसगढ़ में इसलिए मोदी का चेहरा है क्योंकि वहाँ ओबीसी वोट ज़्यादा है, उसको साधने की कोशिश में इसलिए। और मध्य प्रदेश बताइए क्या लगता है? मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में से मुझे अभी लगता है कि शिवराज सिंह अभी भी लोकप्रिय हैं। शायद बीजेपी को लग रहा है कि भाई हम जो वर्ग नाराज है शिवराज सिंह चौहान से, उनको साधने के लिए बहुत घोषित उम्मीदवार उनको नहीं बना रहे हैं। तो वो दोनों, एक तो भाई शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रचार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी तारीफ की है, तो वो वहाँ कहीं ना कहीं बहुत ही रणनीतिक मामला मुझे दिखाई पड़ रहा है। मतलब तो वहाँ पे आपको लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को ना भी करके भाजपा को गेन हो रहा है, और एक तरीके से वो है भी और नहीं भी है। देखिए वहां पर शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से साइडलाइन नहीं है। हाँ। जैसा कि बाकी दो राज्यों में आपको दिख रहा है, हाँ। वहां पर आपको नहीं दिखेगा। वही मतलब कि है भी नहीं। वहां पे अगर प्रधानमंत्री मोदी के बाद जो सबसे बड़ा चेहरा है, वो शिवराज सिंह चौहान ही है। मतलब वो सबसे ज़्यादा रैलियाँ भी अगर प्रधानमंत्री के बाद, मतलब प्रधानमंत्री की बहुत कम रैलियाँ, शिवराज सिंह चौहान की सबसे ज़्यादा रैलियाँ हैं। तो वहाँ घोषित चेहरा नहीं है, लेकिन अघोषित चेहरा भी शिवराज सिंह चौहान है। बाकी राज्यों में ऐसी कहानी नहीं है। शायद बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही वो चुनाव लड़ रही है और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव भी जीतेगी, ऐसा भाजपा को लगता है। खैर कांग्रेस का पता नहीं, कांग्रेस का तो सब चेहरे हैं, कांग्रेस ने घोषित किया हुआ चेहरे, जो चेहरे आपने हर प्रदेश में देखे हैं वो उनके पास अलग अलग चेहरे भी हैं लड़ने के लिए। लेकिन भाजपा की स्ट्रेटेजी जो इस बार है वो मोदी का चेहरा है, देखते हैं कितना असर डालती है। मिलते हैं कल किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।